नमस्कार। एमए फाइनल के 10वें प्रश्न पत्र के अंतर्गत जैनेंद्र कुमार की कहानियाँ पुस्तक में से आज हम पढ़ेंगे कहानी पत्नी। कहानी कला की दृष्टि से यह जैनेंद्र कुमार की एक बड़ी श्रेष्ठ कहानी है, जिसमें उन्होंने दाम्पत्य जीवन की गुत्थियों और उसकी छवियों को प्रस्तुत किया है। पत्नी कहानी में भारतीय घर की शाश्वत समस्या मौजूद है। पति समाज में, राजनीति में सक्रिय है और अपना अधिकांश समय वह स्वतंत्रता संग्राम के लिए योजनाएं बनाने और उनको क्रियान्वित करने में लगाता है। देर रात बेरात जब भी वह घर आता है, वहाँ पत्नी उसकी प्रतीक्षारत रहती है। सुनंदा चाहती है कि देर से लौटा उसका पति, जिसका नाम कालिंदी चरण है, वह उसके लिए कुछ चिंतित हो, किंतु कालिंदी चरण के व्यवहार में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कहानी इस प्रकार से आगे बढ़ती है बच्चों कि कालिंदी चरण जो स्वतंत्रता आंदोलन को पूरी तरह से समर्पित है और उसका जीवन इसी योजना में बीतता है कि किस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा उठाया जाए और ऐसा क्या किया जाए जिससे स्वतंत्रता संग्राम को बल मिल सके। इसी कारण घर परिवार उससे लगभग छूटा हुआ है। दूसरी ओर उसकी पत्नी जो है, वह भारतीय समाज में उस समय की पत्नियों में जैसा आदर्श देखने को मिलता है, वैसी ही स्त्री है। पति के लिए समर्पित, चिंतित और उसकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानने वाली। कहीं कहीं उसका स्वाभिमान पति के द्वारा उपेक्षा किए जाने के कारण आहत भी होता है, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से अपने पति को समर्पित है। एक पत्नी की अपेक्षाएं और एक घर से बाहर समाज को समर्पित पति के व्यवहार का बहुत सुंदर वर्णन इस कहानी में किया गया है। कहानी का प्रारंभ वातावरण चित्रण से होता है, जिसमें सुनंदा शहर के एक तिरस्कृत मकान में अंगीठी जलाए हुए बैठी है और पति का इंतजार कर रही है। 20-22 वर्ष की सुनंदा अंगीठी में अंगीठी की कोयलों को जलाए रखने की कोशिश कर रही है और अंगीठी है कि राख हुई जा रही है। वहां बैठी बैठी वह पत्नी की चिंता करती है कि वह सुबह से गए हुए हैं और अभी तक नहीं लौटे, और जब लौटते हैं तो कालिंदी चरण अकेले नहीं होते, उनके साथ उनके 3 मित्र भी होते हैं और ये चारों मित्र देश के उद्धार के संबंध में कटिबद्ध हैं। उसी पर चर्चा करते हैं, नीतियां बनाते हैं। और तब कालिंदी चरण को ध्यान आता है कि सभी भूखे हैं। वे अंदर जाते हैं और सुनंदा से कहते हैं कि क्या कुछ खाने को मिलेगा, कुछ खाने के लिए है क्या। सुनंदा जो इतनी देर से इंतजार करती करती थक चुकी है, वह चाहती है कि पति तनिक सी उसकी भी चिंता करे
और पूछे कि क्या उसने खाना खा लिया है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता और उससे सीधे खाने के लिए कह देता है, और वह भी आदेशात्मक स्वर में। सुनंदा क्रोध में उस समय तो कुछ नहीं कहती, लेकिन पति के बाहर जाने के बाद, जहां वो बाहर जाके अपने मित्रों से कह चुका है कि खाना बाहर से मंगवा के खाया जाएगा, सुनंदा इतने में थाली लगाकर रख देती है और अपमानित सा पति अंदर आकर वापस उस पर क्रोध जाहिर करता है। उस क्रोध की अवस्था में भी सुनंदा इतना विवेक रखे है कि वह अपने पति से कहती है, 1 बज गए हैं, खाओगे नहीं? यह सुनकर के क्रोध से उग्र हुआ पति निरस्त्र होने लगता है और पूछता है, कुछ और है तो दो, और अचार ले जाता है और मित्र बड़े प्रेम से बाहर बैठकर खाना खा लेते हैं। सुनंदा ने अपने लिए कुछ भी बचा करके नहीं रखा है और दरवाजे के पीछे खड़ी होकर के इस इंतजार में है कि यदि कोई और आदेश मिले तो वह अपने पति और उनके मित्रों को की भूख शांत करने के लिए उसे कर सके। इस प्रकार से यह कहानी पति पत्नी के संबंधों को लेकर के लिखी गई है और उनके संबंधों के अलग अलग छवियों को बड़ी सुंदरता से व्यक्त करती है। इसमें सुनंदा अंतर्द्वंद, उसकी मानसिकता बहुत अच्छे तरीके से उभर कर आती है। सुनंदा के चरित्र की बात की जाए तो वह अपने पति की फिक्र करने वाली महिला है और चूंकि उसके संतान की मृत्यु हो चुकी है और पति जो है वह पूरी तरह से भारत माता की सेवा को समर्पित है, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए जीवन की हौस उसमें बुझती जा रही है। पर वह जीना चाहती है और वह चाहती है कि पति उससे भी कुछ देश की बात करे और अपने आप को तुच्छ मानते हुए वह सोचती है कि मुझ में बुद्धि जरा कम है, पर फिर धीरे धीरे क्या वह भी समझने नहीं लगेगी। सोचती है कम पढ़ी हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर है, अब तो पढ़ने को तैयार हूं। लेकिन पत्नी के साथ पति का धीरज खो जाता है। खैर, उसने सोचा है उसका काम तो बस सेवा है और इस प्रकार से इस सेवा को ही वह अपना कर्तव्य मानती है। हमें इस कहानी में सुनंदा में एक आहत ममत्व की झलक भी दिखाई पड़ती है। वह बैठे बैठे सोच रही है और सोचते सोचते उसे ध्यान आता है कितना भी इधर उधर डोले, पर जब अकेली होती है तब भटक भटका कर मन अंत में उसी बच्चे पर आ पहुंचता है। तब उसे बच्चे की वही वही बातें याद आती हैं। वे बड़ी प्यारी आंखें, छोटी छोटी उंगलियां और नन्हे नन्हे ओठ याद आते हैं। अटखेलियां याद आती हैं और सबसे ज्यादा उसका मरना याद आता है। ओह, यह मरना क्या है? इस मरने की तरफ उससे देखा नहीं जाता। यद्यपि वह जानती है कि मरना सबको है, उसको मरना है, उसके पति को मरना है, पर उस तरफ भूल से भी क्षण भर देखती है तो भय से भर जाती है और यह उससे सहा नहीं जाता। बच्चे की याद उसे मथ देती है, तब वह विवल होकर आंखें पोंछती है और हठात इधर उधर किसी काम में अपने आप को उलझा लेती है। अकेले में वह कुछ करे, रह रह कर वही याद, वही मरने की बात उसके सामने हो रहती है
और उसका चित्त बेबस हो जाता है। इस प्रकार से सुनंदा केवल पत्नी ही नहीं, एक आहत माता के रूप में भी सामने आती है। सुनंदा को पता है कि उसके पति जो हैं वे पूरी तरह से भारत माता को समर्पित हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ तक कि उनकी उपेक्षा के कारण बच्चे की भी मृत्यु हो गई है। उसके बाद भी कहानी में वह एक फिक्रमंद पत्नी की तरह दिखाई पड़ती है। 77 पेज पर सुनंदा का जो बैठे बैठे सोच रही है, उससे पता चलता है कि उसे अपने पति की कितनी परवाह है। वो कहती है, देखो अब 2 बजेंगे, उन्हें न खाने की फिक्र न मेरी फिक्र। मेरी तो खैर कुछ नहीं, पर अपने तन का ध्यान तो रखना चाहिए। ऐसी ही बेपरवाही से तो बच्चा चला गया। और इस प्रकार से वह अपने पति के लिए चिंतित है। और पति जब आता भी है तो वह सुनंदा का ध्यान रखने के बजाय आकर इतना ही कहता है, सुनंदा खाने वाले हम 4 हैं, खाना हो गया। अर्थात वह एक पति का अधिकार रखता नहीं है। क्षमा याचना की तरह से बोलता है कि क्या उसके पास खाना है। और यह देख करके सुनंदा गुस्से से भर जाती है। इस प्रकार से इस कहानी में सुनंदा की पत्नी के रूप में स्वाभाविक अपेक्षाएं भी दिखाई पड़ती हैं। वह कहती है, यह उससे क्षमा प्रार्थी की तरह क्यों बातें कर रहे हैं? हंसकर क्यों नहीं कह देते कि कुछ और खाना बना दो? जैसे मैं गैर हूँ, अच्छी बात है, तो मैं भी गुलाम नहीं हूँ कि इनके ही काम में लगी रहूँ। मैं कुछ नहीं जानती खाना वाना। और वह चुप रही। इस प्रकार से कहानी में सुनंदा का आहत क्रोध भी झलकता है, स्वाभिमान भी झलकता है। फिर भी सुनंदा स्वाभिमानी है और इन पंक्तियों में उसका स्वाभिमान जाहिर होता है, जिसमें वह कहती है कि ये क्षमा प्रार्थी की तरह क्यों बातें कर रहे हैं? हंसकर क्यों नहीं कह देते कि कुछ और खाना बना दो? सुनंदा जो है वह पूरी तरह से एक समर्पित पत्नी के रूप में सामने आती है। जब वह यह सोच रही होती है कि उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा, तुम क्या खाओगी? क्या मैं यह कह सकती थी कि मैं तो खाऊं और उनके मित्र भूखे रहें? पर पूछ लेते तो क्या था? इस बात पर उसका मन टूटता सा है, मानो उसका जो तनिक सा मान था वह भी कुचला गया हो। पर रह रहकर वह अपने को तिरस्कृत कर लेती हुई कहती, छी छी सुनंदा, तुझे ऐसी जरा सी बात का अब तक ख्याल होता है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि उनके लिए एक रोज भूखे रहने का तुझे पुण्य मिला। मैं क्यों उन्हें नाराज करती हूँ? अब से नाराज ना करूँगी। पर वह अपने तन की भी तो सुध नहीं रखते। यह ठीक नहीं है, मैं क्या करूँ? इस प्रकार से वह अपने क्रोध को भूलकर पुनः इस बात में लग जाती है कि यदि मुझे भूखे भी रहना पड़ जाए तो यह मेरे लिए पुण्य की बात है। फिर वह बर्तन मांजने लगती है और अचानक उसे ध्यान आता है कि बर्तन तो बाद में भी मांजे जा सकते हैं, यदि जरूरत पड़ी तो। यह सोचकर वह कमरे के दरवाजे के बाहर दीवार से लगकर खड़ी हो गई। एक मित्र ने कहा, अचार और है, अचार और मंगाओ यार। और कालिंदी ने अभ्यासवश जोर से पुकारा, अचार लाना भाई, अचार। मानो सुनंदा कहीं बहुत दूर हो, पर वह तो बाहर लगी खड़ी ही थी। उसने चुपचाप अचार लाकर रख दिया। जाने लगी तो कालिंदी ने तनिक स्निग्ध वाणी में कहा, थोड़ा पानी भी लाना। और सुनंदा ने पानी ला दिया, देकर लौटी और फिर बाहर द्वार से लगकर
ओट में खड़ी हो गई, जिससे कालिंदी कुछ मांगे तो जल्दी से ला दे। और इस बिंदु पर आकर कहानी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार इस कहानी में एक भारतीय पत्नी के मानसिक उतार चढ़ाव के साथ साथ उसके समर्पित और स्वाभिमानी व्यक्तित्व के अंतर्द्वंद को बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया गया है।